नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे चैनल के द्वारा बहुत ही बहुमूल्य उपयोगी नोट्स एवं टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से। हमारे चैनल के द्वारा जैसा कि आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा के सभी विषयों के अलग-अलग नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। संविधान के, इतिहास के, पॉलिटी आदि की आप अलग-अलग नोट्स भी प्राप्त करना चाहें तो कर सकती हैं। हम समूह में सभी नोट्स प्राप्त करना चाहें तो वो भी आप कर सकती हैं, जिसमें आपको आंसर लिखने का पैटर्न एवं बहु उपयोगी प्रश्न भी प्राप्त हो जाएँगे। साथ ही आप हमारी टेस्ट सीरीज भी जॉइन कर सकती हैं, जो कि आप हफ्ते में 2 दिन आयोजित की जाती है मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज। इसमें 50 फुल लेंथ पेपर दिए जाएँगे एवं अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा आपको निःशुल्क गाइडेंस भी दिया जाएगा और आपकी आंसर शीट की जाँच भी की जाएगी, जिसमें आपको अपनी गलतियों का भी ज्ञात हो जाएँगी। इसलिए आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारी टेस्ट सीरीज जीवन नोट्स प्राप्त नहीं की है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बनाया गया है, जो कि मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें हमने मौर्यकालीन कला, वास्तुकला एवं उसके पतन के कारणों को जानते हैं। जी चलिए चलते हैं आज की हमारे वीडियो पर। मौर्यकालीन कला एवं वास्तुकला। इस काल में पहली बार विस्तृत रूप में कला की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। यह कला मुख्यतः बौद्ध धर्म से प्रेरित थी तथा यह राजाश्रय में पली बड़ी थी। कला, इसको 2 भागों में डिवाइड किया है, राजकीय एवं लोक कला। राजकीय कला में हम देखते हैं भव्य, विस्तृत एवं आकर्षक। राजकीय कला में जो बहुत ही भव्य, विस्तृत एवं आकर्षक होती थी, मुख्यतः राजप्रसाद, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा राजप्रसाद का निर्माण किया गया था। स्तंभ, स्तंभ मुख्यतः अशोक ने बनवाए हैं, जिनमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी गई थी। ऐसे स्तंभ बना है। गुफा, पहाड़ों को काटकर गुफा बनवाई गई थी। स्तूप, जो कि मौर्यकालीन में कला एवं वास्तुकला के उदाहरण है। स्तूप, बौद्ध स्तूप अशोक द्वारा निर्मित कराए गए थे। स्तूप निर्माण कला, शाब्दिक अर्थ होता है टीला, जो कि सांची में मुख्य रूप से देखे जाते हैं। विदिशा के पास सांची में बौद्ध की स्तूप देखी जाती हैं। मिट्टी का ढेर जो ऊपर उठी हुई हो उसे स्तूप कहा जाता है। आकार इसका अर्धवृत्ताकार कटोरी के आकार का होता है। आरंभिक स्तूप ईंटों से निर्मित होती है, बाद के पत्थरों से। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। प्रमुख सांची एवं भरहुत में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक बार पुनः देखते हैं। स्तूप निर्माण कला, शाब्दिक अर्थ इसका टीला होता है। मिट्टी का ढेर जो ऊपर उठी हुई हो। आकार इसका अर्धवृत्ताकार कटोरी के आकार का होता है। आरंभिक स्तूप ईंटों से निर्मित होती है, बाद के पत्थरों से। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। प्रमुख इनमें सांची एवं भरहुत। गुफा, चट्टानों पहाड़ों को काटकर गुफा बनाना। गुफा आयताकार प्रवेश द्वार, अंदर कमरा तथा अंदर से छत में काला लेप होता था। दीवारें समतल हुआ करती थी। जो गुफा प्रमुख रूप से वास्तुकला के उदाहरण बनवाई गई थी, उन चट्टानों या पहाड़ों को काटकर गुफा बनवाई गई थी। गुफा का जो प्रवेश द्वार होता था वह आयताकार होता था, अंदर कमरा होता था तथा जो छत होती थी उस पर काला लेप किया जाता था। दीवारें समतल होती थी। लोक कला, स्थानीय जीवन से संबंधित मूर्तियां, आभूषण आते हैं। लोक कला के अंतर्गत स्थानीय जीवन से संबंधित मूर्तियां एवं आभूषण आते हैं। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां भी मिली हैं। मूर्तियां पत्थरों से निर्मित हैं, खुले आकाश में नीचे खड़ी हैं। निष्कर्ष, आंध्र के अमरावती, कर्नाटक के स्थानों के अभिलेख, मृत्यु भांड। ऐसा लगता है पूर्वी समुद्र तट से भौतिक संस्कृति के तत्व मौर्य संपर्क के जरिए उत्तर भारत से लेकर दक्कन पठार तक प्रविष्ट हुए हैं। अर्थात अशोक के काल में, मौर्यकालीन सभ्यता में, मौर्यकालीन शासन काल में वस्तुकला एवं वास्तुकला एवं मौर्यकालीन कला के उदाहरण देखने को मिलते हैं उत्तर से दक्षिण तक। उसके बाद हम जो देखते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। महाजनपद काल में आर्थिक परिवर्तनों की जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी, मौर्य काल में से और प्रोत्साहन मिला और राज्य में प्रत्यक्ष भागीदारी निभाई। कृषि पशुपालन पर आधारित, लोहे का प्रयोग
कृषि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत थी। भारत की भूमि उपजाऊ थी मेगास्थनीज के अनुसार, तो कृषि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी। मौर्यकालीन साम्राज्य में शिल्प व उद्योग, शिल्पियां राज्य के नियंत्रण में कार्य करती थीं। प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, जहाज निर्माण, अस्त्र निर्माण आदि प्रमुख उद्योग हुआ करते थे। वाणिज्य व्यापार, प्रमुख मार्गों का निर्माण इस काल में हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप, पश्चिम एशिया तथा मध्य एशिया के क्षेत्र एक बड़े व्यापारिक नेटवर्क से जुड़े हुए थे। श्रीलंका व बर्मा से भी व्यापारिक संकेत मिले हैं, अर्थात व्यापार व्यवस्था अपने चरम पर थी। इस काल में सोने चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रचलन हुआ करता था। कर, 20 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सीता कर, भाग कर, हिरण्य, प्रणय, प्रणल, शुल्क आदि प्रमुख हैं। प्रमुख रूप से 20 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता था। मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 से 299 ईसा पूर्व के मध्य रहा। इसकी पुस्तक इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ की मूल प्रति का अभाव है। इसके उदाहरण स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन के विवरण से प्राप्त होती हैं। प्रमुख वर्णन निम्नलिखित हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति तथा भूमि उर्वरता का वर्णन मिलता है, जैसा कि इसने अपनी पुस्तक में कहा है कि भारत की भूमि उपजाऊ हुआ करती थी। कानून लिखित रूप में नहीं थे, कानून प्रचलन में थे परंतु लिखित रूप में कानून नहीं थे। भोजन में चावल का विशेष महत्व, मदिरा का प्रयोग केवल यज्ञ में मान्य किया जाता था, अन्य स्थानों पर मदिरा का प्रयोग नहीं होता था। शवों के ऊपर छोटी छोटी समाधियां बनाई जाती थीं। बिना मक्खियों के ही शहद तैयार किया जाता था। पाटलिपुत्र की भव्यता, शान शौकत का भी वर्णन किया गया है। शासन का वर्णन चंद्रगुप्त को सेंड्रोकिट्स कहा बताया। शासक चारों ओर से महिला अंगरक्षकों से घिरा रहता था। भारत में लेखन कला का अभाव था। दास प्रथा नहीं थी। भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। मूल्यांकन के दृष्टिकोण से देखने पर भ्रामक विवरणों के बावजूद भी मेगास्थनीज को इंडिया मौर्यकालीन इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। भागवत धर्म, वैष्णव धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन बौद्ध धर्म के उदय के साथ ही अन्य धार्मिक संप्रदायों को भी उद्भव हुआ। इसमें ब्राह्मण धर्म की जटिलता के विरुद्ध वैष्णव धर्म प्रमुख है, जो हिंदू धर्म की ही शाखा थी। वैष्णव धर्म प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से प्राप्त होती है। इसका वैष्णव धर्म का विकास हुआ भागवत धर्म से, जिसके प्रवर्तक थे श्री कृष्ण। विचारधारा, भक्ति द्वारा ही ईश्वर को पाया जा सकता है, यज्ञ बलि पूजा द्वारा नहीं। इसमें इस धर्म प्रमुखता से बताया गया है कि भक्ति के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। केंद्र इसका मथुरा। धर्म के तत्व, इस धर्म के मूल तत्व श्रीमद् भगवत गीता में संग्रहित हैं। कृष्ण के जीवन की अनेक अनेक रोचक कथाओं का सृजन भी किया गया है। गीता में कृष्ण को निष्काम कर्म प्रतिपादित करते हुए दिखाया गया है। मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग एवं भक्ति मार्ग। अवतारवाद प्रमुख संकल्पना है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख, मत्स्य अवतार प्रमुख है, उसका भी वर्णन मिलता है। अर्थात जो भागवत धर्म है, इसे वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, जिसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से प्राप्त होती है, जिसका विकास भागवत धर्म से हुआ। प्रवर्तक इसके श्री कृष्ण थे और इसकी प्रमुख विचारधारा है, भक्ति द्वारा ही ईश्वर को पाया जा सकता है, यज्ञ बलि पूजा द्वारा नहीं। दोस्तों, आपसे पुनः निवेदन है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी है। टेस्ट सीरीज से आपको अपनी स्वयं का मूल्यांकन भी हो जाएगा एवं बहुउपयोगी प्रश्नों का समावेश भी हो जाएगा। धन्यवाद।